स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS के इस कार्यक्रम में। जैसा कि शीर्षक आपको बताता है, टाइटल आपको बताता है, आज हम बात करेंगे उन छात्रों से खास तौर पे जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स 2023 दिया और उनका उसमें चयन नहीं हुआ, उनका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत सारी रणनीतियां हैं, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। कुछ वक्त है अभी, केवल बहुत ही कम समय होता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, तो उनके लिए बहुत कठोर मेहनत का समय अभी आ गया है। उनके साथ मैं एक अलग से कॉल करूंगा, एक अलग से मैं मीटिंग करूंगा। लेकिन आज का हमारा जो एजेंडा है, ये वो बच्चे नहीं हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने शायद मेहनत की, शायद जिनको आशा थी, उम्मीद थी कि वो यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल पाएंगे और शायद वो मेंस के लिए थोड़ा सा गियर अप भी कर रहे होंगे, तैयारी भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे होंगे। जो मेंस का एक मेंटल प्रोसेस होता है उसको वो शुरू कर रहे होंगे और उस समय रिजल्ट आया और उनको मालूम चला कि उनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ। तो अब क्या करना है? तो सवाल जो हम सबके सामने आता है वो ये है कि पहले एक आध दो दिन दुख रहता है और सदमा रहता है, और साथ के साथ सीधा सीधा सवाल एक ये भी आता है कि अब क्या। तो यार, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैं कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर लूं, कोई तरीका नहीं है कि मैं आपका दुख बांट पाऊं। मतलब मैं जीवन में उस जगह रहा हूं जहां आप रहे हैं, जब पूरी तैयारी के बाद एक जो देश का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे लिटरली पहले से लेके आखिरी तक सारे टेस्ट टॉप करने के बाद, पहले से लेके आखिरी सारे टेस्ट और बहुत अच्छा पेपर करने के बाद मेरा जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो ये मेरे साथ भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं मतलब जब मुझे पता चला, जब मुझे बताया, मैंने खुद ने अपना रिजल्ट नहीं देखा, किसी ने देखकर मुझे बताया और मैं मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं सोने चला गया दोबारा। मैं उस समय कुछ दोपहर में मैं लंच के बाद सोता था, उस समय रिजल्ट आया था और मैं एकदम श्योर था। मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, मेंस की टेस्ट सीरीज में भी मैं टॉप कर रहा था बड़े अच्छे संस्थान में, और वहां पर जब मुझे मालूम चला कि मेरा प्री नहीं हुआ है, तो मैं फिर से 2 घंटे के लिए सोने चला गया। फिर आसपास के लोग मेरे से मिलने आए, जो मेरे को जानते थे, काफी समय से मेरे साथ थे, मेरे से मिलने आए, मेरे से बातचीत की उन्होंने। और दुख था, मतलब सदमा था, दुख था, शौक था, क्योंकि आप जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा था, मैं ये मान के चल रहा था कि मेरा चयन होना निश्चित है, और सडनली आपको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ और करना पड़ेगा। तो ये अपने आप में काफी मुश्किल वक्त होता है। और मुझे पता है कि मैं कुछ भी कह दूं, मैं आपसे कह दूं कि नहीं, जिंदगी चलती रहती है, आगे बहुत पड़ाव आएंगे, ये वो सब, ये आपको पता है ना। आप कोई बच्चे तो हो नहीं, ये आपको पता है कि लाइफ चलती रहती है, ये आपको पता है कि लाइफ में बहुत पड़ाव आएंगे, ये आपको पता है कि लाइफ में करने के लिए बहुत सारे काम हैं। लेकिन जो दुख है वो वास्तविक है। उसमें उस दुख को नकारना अपने आप में गलत है, और मैं नहीं मानता कि दुख को नकारना चाहिए या दबाना चाहिए। दुख को, सदमे को, शौक को नकारना नहीं चाहिए, दबाना भी नहीं चाहिए। आपका रोने का मन कर रहा है, आप रोइए। आपका अकेले रहने का मन कर रहा है, आप अकेले रहिए। आपका मित्रों के साथ रहने का मन कर रहा है, आप मित्रों के साथ रहिए। जिस भी तरह से आपका दुख को प्रोसेस करने का मेथड है, क्योंकि हर आदमी का दुख को प्रोसेस करने का मेथड अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं रोते, कुछ लोग बहुत ज्यादा पार्टी करना चाहते हैं, कुछ लोग एकदम अकेले रहना चाहते हैं। तो कोई तरीका सही नहीं है। जो तरीका आपको सही लगे, जो आपका अपना तरीका है जीवन में, उस तरीके को आप फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि यार आप अकेले रहना चाहते हैं, परिवार के साथ रहना चाहते हैं, परिवार से दूर रहना चाहते हैं, दोस्तों के साथ, दोस्तों से दूर, जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। कोई इस समय ये मत सोचिए कि दुनिया, जमाना, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा यार, सब भूल जाते हैं, कुछ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहली चीज तो यार ये है। चलिए थोड़ा एजेंडा के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं शुरुआत में लेकिन आपको यह बताना चाहता था कि यार ये जो है, सबसे पहली बात हमारी वही है जो मैंने आपको बताई कि यार बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि दुखी होना या दुख को अभिव्यक्त करना आपको किसी खराब तरह से प्रदर्शित करता है,
कि आपको अगर ऐसा लगता है कि यार दुखी होने का मेरा बहुत मन है, मेरा बहुत रोने का मन है, मेरा बहुत सदमे में रहने का मन है, तो वो कीजिए, कोई बुराई नहीं। ये आप याद रखिए, कोई दुनिया ये मत सोचिए कि लोग आपको जज करेंगे कि क्या एक परीक्षा में फेल होकर रो रहा है। कोई बात नहीं, करने दीजिए, आपका तरीका है यार। किसी को क्या याद रहेगा? आपकी तैयारी में कोई आपके साथ था क्या? आपकी फेलियर में कोई आपके साथ है क्या? कोई आपके साथ नहीं है ना। ये तैयारी बहुत एकाकी होती है, बहुत लोनली होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको जिस तरह से दुख व्यक्त करना है कीजिए। कोशिश करें अगर संभव हो तो अपने दोस्तों के साथ समय गुजारिए, और उन दोस्तों के साथ समय गुजारिए जो यूपीएससी की तैयारी ना कर रहे हो, जिन्हें इस परीक्षा के बारे में ज्यादा कोई अंदाजा ना हो, या फिर जो इस परीक्षा के साइकिल से बाहर निकल चुके हैं। उन लोगों से आप यूपीएससी के बियॉन्ड बातचीत कीजिए। पेपर, पढ़ाई, ये सब क्या हुआ, कैसे पढ़ना था, क्या करना था, क्या नहीं करना था, ये सारा डिस्कशन मत करो। मतलब ब्रेक ले लो यार, बहुत 10 महीने साल भर से पढ़ रहे हो, ब्रेक ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं एक चीज में बहुत फर्मली बिलीव करता हूं, अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है, काफी वक्त से मैं कहता आ रहा हूं, एक बार पेपर हो गया तो उसकी चर्चा, उसकी शिकायत कि पेपर बहुत टफ था, सीसैट बहुत टफ था, अजीब पेपर था, पैटर्न बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया, यार ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ भी पैटर्न बदला, कुछ भी तरीका बदला, मेथड बदला, सीसैट बदला, 14,500 लोगों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और आप उनमें से नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट करो। मतलब पराजय को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीखो, ठीक है। उस पराजय में मीन मेख मत निकालो, उस पराजय के कारण मत निकालो कि ये देखो ये गड़बड़ हो गई, वरना तो मेरा हो जाता। ये सब बेकार की बातें हैं। रिजल्ट ये है कि आपका नहीं हुआ, आप आगे बढ़िए। ये सारी चर्चा, शिकायत वाली जो चीजें हैं, ना तो वो आप करें, ना अगर कोई ऐसा आपको वीडियो दिख रहा है तो उसको देखें। और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे इस बारे में चर्चा कर रहा है, अरे मैंने तो सुना इस बार सीसैट बहुत टफ आया, मैंने तो सुना पूरा पैटर्न बदल, मत बात करो यार, कुछ नहीं बदला, कोई बात नहीं। बोलो हाँ यार हो गया, ठीक है, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। मेरा पॉइंट यह है, मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। आपको इससे आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप भले ही कोई भी निर्णय लेने वाले हो आगे जाके, लेकिन इस परीक्षा से, इस परीक्षा के परिणाम से तो आगे बढ़ने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। यह अपने आप में एक बहुत ही क्लियर बिंदु है जो आपको समझने की जरूरत है कि यार इस परीक्षा के परिणाम से आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़े तो आप उसी में बार बार घूमते रहेंगे और आप अपने आप को उस डिप्रेशन में, उस दुख में और गहरा उतारते जाएंगे। यह बात याद रखिए, ठीक है। पहली चीज तो यह है। अब आता है दूसरा सवाल कि यार परिवार को कैसे समझाएं। घर वालों को तो बड़ी उम्मीद थी कि यार हम पढ़ रहा है बच्चा हमारा, आईएएस बनेगा, और परिवार की दशा को सुधारेगा, और बहुत उम्मीद है। आप में से कई लोग अपने स्कूल कॉलेज के टॉपर्स रहे होंगे, तो परिवार को बड़ी उम्मीद रही होगी कि यार आप अच्छा करके दिखाएंगे। अचानक से आपका प्री नहीं हुआ, तो परिवार को कैसे समझाएं। यार मेरी सलाह परिवार के बारे में यह है कि परिवार को मत समझाओ, आप नहीं समझा पाओगे, है ना। मतलब कुछ लोगों के परिवार होते हैं जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बहुत आपको प्रेम से, सद्भाव से समझने का प्रयास करते हैं। आप, अगर आपका परिवार वैसा है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर लोगों के परिवार उस तरह के नहीं होते। तो आप उनको एकदम मिनिमम, न्यूनतम शब्दों में बता दो कि यार आपका नहीं हुआ है, ठीक है। और उनको कुछ भी समझाने बुझाने का प्रयास मत करो। कोई आप इस तरह के चक्कर में मत पड़ो कि उन्हें मैं बताऊंगा कि कारण क्या थे, ये थे। कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था। हर कारण अब बहानेबाजी लगेगा। आप आगे बढ़ो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल फिर से दे सकता हूं। जब मेरा नहीं हुआ, मैंने अपने घर पे फोन किया। वो फोन कॉल 5 सेकंड लंबा था। मैंने बोला कि रिजल्ट आ गया है और मेरा नहीं हुआ है, चलो बाय। इतनी बात मैंने अपने घर पे की, ठीक है। बस इतना बात जो है काफी है। आप उनको बता दें, और अगर उनको आपकी चिंता हो रही है तो आप बता दें कि आप ठीक ठाक हैं, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, जीवन है, और आप जो है बस आगे बढ़ जाएं। परीक्षा के में फेल होने के क्या कारण थे वगैरह वगैरह, इन पर चर्चा मत करो, कुछ फायदा नहीं है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। अगर घर वाले डांटते हैं तो डांट सुन लो यार। यहां पे मैं आपको एक मेरे जब मैं कॉलेज में था, मैं आईआईटी कानपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया। तो जब मैं कॉलेज में था तो एक बार आईआईटी कानपुर में क्या हुआ, एक बार मैं फेल हो गया। मैं आपको एकदम सच्ची घटना बताता हूं। और यार आईआईटी में जो लोग पहुंचते हैं वो अपने स्कूल में टॉपर होते हैं, हमेशा शहर के टॉपर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के टॉपर होते हैं, पर आईआईटी के अंदर सभी वैसे होते हैं, ठीक है। तो आप कभी कभी खराब करते हो। मुझे अभी भी याद है, एक पेपर में एक दिन में फेल हो गया, और मैं
बड़ा दुखी था यार, कि मुझे लगा यार मैं जिंदगी में कभी सेकंड नहीं आया आज तक, और यहां पे मैं फेल हो गया। अब मेरे को फेल होने से ज्यादा चिंता इस बारे में थी कि मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मुझे अभी भी याद है, मेरा एक मित्र था, वो अभी IIM बैंगलोर में प्रोफेसर है, और बड़ी अच्छी उसने मुझे एक दिन चीज बोली। उसने मुझे बोला, वो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, मैं बहुत दुखी था, तो उसने मुझे बोला कि यार तुझे परेशानी क्यों हो रही है? तुझे परेशानी इस बात की है कि तुझे लग रहा है घर वालों की नजरों में तेरी इज्जत कम हो गई। बोला यार जीवन में अपना ईगो जो है, जो आपकी ईगो है, उसको बहुत कम कर लो। घर वाले ही तो हैं यार, डांटेंगे डांट देंगे, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? आपके माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, डांटेंगे डांट देंगे यार, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आप अपने ईगो को, आपकी जो ये आत्म प्रतिष्ठा आपने बना के रखी है अपने परिवार के सामने, अगर आप इसको कम कर लेंगे तो वो डांट आपको ठीक लगेगी। कोई बात नहीं यार, वो नाराज हैं, वो क्यों डांट रहे हैं? कोई वो आपसे नफरत थोड़े ना करते हैं, वो क्यों डांट रहे हैं? वो इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि यार वो आपसे नाराज हैं, वो दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, नाराज से ज्यादा वो दुखी हैं। वो भी अपना दुख अभिव्यक्त कर रहे हैं, 2-4 दिन बाद वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो उस डांट को, अगर आपको वो डांटते हैं तो उसको दिल से मत लो यार, कोई बात नहीं। अपने ईगो के स्तर को कम करो, वो डांट आपको नॉर्मल लगेगी। आप उनके परिप्रेक्ष्य को भी समझो, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझो, उनके परिवार की आप उम्मीद हो, और आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप उनको लगा कि यार कोई बात नहीं, चलो हो गया, उन्होंने दुख अपना अभिव्यक्त किया, तो परिवार को समझाने का प्रयास मत कीजिए, बस उनको बता दीजिए, यह अपने आप में आवश्यक है। ठीक है, अब आता है यार आगे क्या किया जाए। यार मेरा प्रीलिम्स तो हुआ नहीं, अब मैं आगे क्या करूं? यार इस परीक्षा की तैयारी के लिए लोग तमाम तरह के सैक्रिफाइस करते हैं। कई लोगों का दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट भी होता है। लोग कई वर्ष अपने जीवन के गुजार देते हैं, उन वर्षों में लोग नौकरियां नहीं करते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर रिलेशनशिप में आगे नहीं जाते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने उनको बोला कि भाई शादी करनी है, लेकिन व्यक्ति को यूपीएससी की तैयारी करनी थी, तो उसने बोल दिया यार तुम कर लो, मैं अभी नहीं कर सकता, और आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने शादी कर ली। तो ऐसा भी मैंने होते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने देखा है, अपने मित्रों के सामने होता हुआ देखा है, अपने मित्रों के साथ होता हुआ देखा है। तो बहुत कुर्बानी, बहुत त्याग ये एग्जाम मांगता है। और यार अगर आप अभी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं, अगर आप इस परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो इसमें सबसे पहली बात यह समझिए, कोई बुराई नहीं है अगर आप इस तैयारी को छोड़ दें। मतलब मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहता हूं, अक्सर आपको लोग बोलेंगे अरे रण छोड़ के क्यों जा रहे हो, आपको मोटिवेशनल कविताएं सुनाएंगे कि क्या वो मकड़ी चढ़ रही थी, 20 बार गिरी फिर चढ़ी, राणा सांगा वाली कहानी सुनाएंगे। भैया वो सब कहानियां हैं, है ना, ये वास्तविक जीवन है, ये बात समझो, वो सब कहानियां हैं। किसी ने नहीं देखा कि राणा सांगा ने चींटी को 100 बार चढ़ते हुए देखा तब उनको हिम्मत आई, किसी ने नहीं देखा। और राणा सांगा जैसे 1000 लोगों ने युद्ध लड़ा, उनमें से 999 हार गए, एक राणा सांगा जीत गए। आपको जीतने वाले की कहानी सुनाई जाती है, हारने वालों की नहीं सुनाई जाती। तो इसीलिए कहानी, किससे, इस प्रकार की चीजों से प्रभावित होकर अपने करियर का निर्णय मत लो। करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करियर बहुत मूल्यवान होता है। कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल कोई शर्म नहीं है अगर आप ये तैयारी छोड़ना चाहते हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई बात नहीं। 1-8 साल आपको बहुत टीस होगी, बहुत दुख होगा। अपनी परिस्थितियों का जायजा लीजिए कि यार आपका करियर कहां पहुंच रहा है, आपके परिवार को आपकी आमदनी की आवश्यकता है कि नहीं, क्या आपके पास और कुछ साल है, क्या आपकी आयु बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ गई है। यह याद रखिए, परिवार पे बोझ मत बनिए। अगर आपको लगता है कि यार आपको अब तैयारी छोड़कर कुछ काम धंधा नौकरी करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब मैं तैयारी छोड़ के नौकरी करने गया, जब आईएएस का अगले साल का रिजल्ट आया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, और आप तैयारी छोड़ के चले गए, आपके साथ वाले करते रहते हैं तैयारी, है ना। वो तो अगले साल का रिजल्ट आया तो मेरे परिचित लोगों के बड़े अच्छे अच्छे रैंक्स आई थी, किसी की 44 रैंक आई थी, किसी की 51 रैंक आई थी। वो लोग जिनके साथ में तैयारी करता था और बड़े खास दोस्त थे। बड़ा दुख हुआ मेरे को, 1-2 दिन मैं बड़ा दुखी रहा, ऑफिस में मेरा काम में मन नहीं लगा, लेकिन 2-1 दिन बाद मैं भूल गया कि ठीक है यार, काम है, धंधा है, कोई बात नहीं। उनका अपना निर्णय था, मेरा अपना निर्णय था। उन्होंने अपने जीवन के साथ कुछ और किया, मैंने अपने जीवन के साथ कुछ और किया। एक अन्य व्यक्ति जो मेरा बहुत ही नजदीकी मित्र, जिसको जब मैंने तैयारी छोड़ दी, उसके बाद उसने 3 अटेम्प्ट और दिए और आखिरकार उसकी 30 रैंक आ गई, 30। एक ही बार सिलेक्शन हुआ और सीधा 30 रैंक आई। तो यार अब उस दिन भी मेरे को लगा कि यार काश मैं भी कर रहा होता, पर फिर ठीक है यार, ये चॉइस है। अब जीवन में इफ्स एंड बट्स का तो स्थान नहीं होता ना, कोई बात नहीं। अब मुझे पता है कि उसकी 30th रैंक आ गई तो मेरे को ऐसा लगा,
ऐसा भी तो हो सकता था कि उसका चयन इस बार भी ना होता और वो व्यक्ति कतई बेरोजगार ही रह जाता या फिर कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता। यह भी पूरी तरह से संभव था। तो इसलिए ज्यादा मैं बार बार कहता हूं, सोच समझ के निर्णय ले। ये जो फजूल का मोटिवेशनल कविताएं होती हैं, इन सब चीजों को सुन के प्रभावित ना हो। कहानी किस्सा नहीं है, जीवन है, आपका जीवन है, आपके परिवार का जीवन है, आप पे निर्भर है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं है इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। अब आता है यार बात उनकी जिसको लगता है कि यार मैं और तैयारी करूंगा, मैं दोबारा तैयारी करूंगा। यार ये ना एक खतरनाक रास्ता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, और आप लिख के रख लो। अगर आप कॉन्शियसली इस बारे में नहीं सोचोगे तो आप भी एग्जैक्टली वही करोगे। हम क्या करते हैं, हमारा इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, अगले साल के लिए हम एग्जैक्टली सेम तैयारी दोबारा करना शुरू कर देते हैं। आइडेंटिकल तैयारी, कोई फर्क नहीं तैयारी में, बिल्कुल सेम तैयारी। और आप विश्वास नहीं करोगे, ज्यादातर बच्चे ये काम करते हैं कि आप तो जैसा आपको प्रीलिम्स के एक दिन पहले इस साल महसूस हो रहा था, आपको अगले साल भी प्री के एक दिन पहले वैसा ही महसूस होगा। आप बस क्या दुआ करते हो कि काश मेरे सितारे इस बार बेहतर हों, जो मैंने पढ़ा है उसमें से थोड़ा ज्यादा आ जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्या आप अपना एक और साल इस आशा पे लगाना चाहते हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, ठीक है। तो ये याद रखिए, पिछले साल की तैयारी को रिपीट नहीं करना है। अगर आपका प्लान यार ये है कि मुझे एक साल और तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहले 7 दिन लगाइए आप इस काम में। मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, 1 हफ्ता आप इस काम में लगाइए। आपके पास एक कागज पर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि यार मेरी गलतियां क्या हैं। और यह बहुत मुश्किल काम होता है, अपनी खुद की गलतियां पहचानना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप खुद से पहचान पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से नहीं पहचान पा रहे तो फिर आप अपने किसी टीचर से मिलिए, किसी सीनियर से मिलिए, कोई आपका मित्र जो सेलेक्ट हो चुका है उससे मिलिए और उसकी सहायता लीजिए, लेकिन अपनी गलतियां पहचानिए। जब तक वो लिस्ट रेडी ना हो दोबारा तैयारी शुरू ना करें। उसमें 7 दिन की जगह 15 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लगाओ। जब तक वो दोबारा आपके पास लिस्ट तैयार नहीं हो कि यार ये 15 गलती थी मेरी, इनके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जब तक ये लिस्ट तैयार नहीं है, दोबारा सेम तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा यार। आपको ऐसे लोग भरे मिल जाएंगे दिल्ली में जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल सेम तैयारी करके गए और 5 साल बस उनकी कहानी होती है, अरे 2 नंबर से रह गया, अरे इस बार 4 नंबर से रह गया, अरे इस बार तो बड़ा मुश्किल पेपर आ गया, 11 नंबर से रह गया। वो आपको कहानियां भी बस यही सुनाएंगे कि उनका कितने नंबर से रह गया। आप उनसे पूछिए कि पिछले साल और इस साल की तैयारी में क्या फर्क था, वो आपको उत्तर ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं था। तो ये एनालिसिस जो है बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत गंभीर है, इसको बहुत ध्यान से करना है। देखिए मैं आपको 1-2 पॉइंटर्स दे देता हूं, लेकिन ये करना आपको है। अगर ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो आपने कभी सुने ही नहीं थे, कि पेपर देखा 2-5 सवाल ऐसे होते हैं जिनका हमने कभी नाम ही नहीं सुना होता, 2-3 सवाल तो यूपीएससी में ऐसे आते हैं टीचरों ने नाम नहीं सुना होता, कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो, 2-4 सवाल छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 30, 35, 40 सवाल ऐसे थे जिनका आपने कभी नाम ही नहीं सुना कि यार ये होता क्या है, ये तो मुझे यही नहीं पता कि यार ये इतिहास से है, भूगोल से है, पॉलिटी से है, कहां से है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, तो यार आपके सोर्सेज खराब थे, तो आपके स्रोत जो हैं वो खराब थे। आपने जहां से पढ़ा वो स्रोत गलत थे, आपको उन स्रोतों को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। ये याद रखिए, आपने जो किताब फॉलो करी, जो नोट्स फॉलो करे, जो भी आपने फॉलो किया, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो किया, वो गलत था, आपको उसको बदलने की पूरी तरह से जरूरत है। अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा था कि क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, यार एक सवाल पूछा गया, आपने वो सुना तो था लेकिन पेपर में थोड़ा ज्यादा पूछा गया था, आपको उतना नहीं पता, तो आपने थोड़ी कम तैयारी की। यानी कि जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के खुश हो जाते हैं कि हमारा तो तैयार हो गया। आपने वो गलती की कि एनसीईआरटी के और आगे भी आपको जाना पड़ता है, या आपने एक कोर किताब पढ़ ली, उस पे करंट अफेयर्स पे आपने ज्ञान नहीं लिया, या फिर करंट अफेयर्स पढ़ लिए, करंट अफेयर्स से जुड़ा जो स्टैटिक था वो आपने नहीं सीखा। तो ये कोरिलेशन, ये आपको सीखने की जरूरत है, ये आपको करने की जरूरत है। तो ये एनालिसिस आपका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन होना चाहिए अगर आप दोबारा तैयारी करना चाहते हैं। ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज कि पॉलिटी में ये 4 गलतियां की मैंने,
क्वेश्चन गलत किए वो नहीं, स्ट्रैटेजी में, तरीके में क्या गलती थी। इकोनॉमिक्स में ये 2 गलतियां थी मेरी भाई बहुत बड़ी। ये सब गलतियां आपके पास जब तक कागज पे लिखी हुई एकदम कॉन्क्रीट ना हो तब तक आप तैयारी दोबारा शुरू मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। अगले साल सेम तैयारी करके जाओगे। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, 90% बच्चे ये करते हैं। ठीक है, मतलब आप आज बता रहा हूं, समझ जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, ये अपने आप याद रखिए। अब भले ही आपको इसमें 7 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टाइम लगता है वो लीजिए, वो बहुत जरूरी है। यार एक आखिरी पॉइंट है जो मैं बार बार कहता हूं, यह सवाल ना आपको मेरे को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको खुद सोचना है। क्या आप इस एग्जाम को लेके सीरियस थे? क्या आपने वास्तविकता में गंभीरता से जितनी तैयारी करनी चाहिए उतनी आपने की थी? क्या आपको ऐसा लग भी रहा था कि आपका प्रीलिम्स हो सकता है? अगर इन सवालों के जवाब जो है वो नहीं हैं, तो फिर आपको एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है कि यार आप जो है इस एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। मैं बार बार कहता हूं यार, ये जो परीक्षा है ये भारत सरकार की सबसे अच्छी नौकरियों के लिए है। ये बात आपको मैं कई बार बता चुका हूं पहले भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं देती। आप जिस भी विभाग में जाएंगे, आप अगर लोअर रैंक के साथ भी सिलेक्ट होते हैं तो भी आप जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग के सबसे बड़े अफसर आप होंगे। तो यार निश्चित तौर पे आपके लिए ये सबसे अच्छी नौकरियां हैं, सबसे अच्छे अवसर हैं। देश में जितना भी युवा है उसके लिए ये सबसे एस्पिरेशनल नौकरियां हैं। आप अगर किसी IIT IIM से भी है, उससे भी बेहतर नौकरी आप देखते हैं। IIT IIM वाले यूपीएससी की 2-3 साल तैयारी करते हैं तब क्रैक करते हैं। क्यों करते हैं? लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के आते हैं। कॉर्पोरेट बैंकर थे, वो है ना, वो एक कलेक्टर हैं, बड़ी मशहूर हैं, मैं नाम भूल गया उनका, दिव्या समथिंग। तो वो उत्तर प्रदेश में कलेक्टर हैं। वो लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, बहुत पैसे कमा रही थी, नौकरी छोड़ के आ गई और यूपीएससी की तैयारी करी। अभी मिर्जापुर में कलेक्टर हैं वो। ठीक है, तो यानी कि उन सब नौकरियों से बेहतर उन्हें ये नौकरियां लगती हैं। तो यार आप इस बात को समझिए कि देश की इतनी प्रतिष्ठित नौकरी के लिए अगर आप आधा अधूरा प्रयास करोगे तो फिर तो यार नहीं होगा ना। मतलब फिर इसमें सरप्राइज क्या है? फिर इसमें दुख भी क्या है? फिर तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। आप तो यही कर रहे थे, है ना। तो ये जो है, आप गंभीर हो या नहीं, ये आपको खुद को जवाब देना है। आप बैठिए, अपने साथ बैठिए, शांति से अकेले बैठिए और अपने खुद के साथ ये चर्चा कीजिए कि क्या आपने पूरी ईमानदारी से तैयारी की। और अगर चलिए पिछली बार किसी कारणवश नहीं की, तो क्या आप इस बार करोगे? आप इस बार करोगे या नहीं करोगे? यह सवाल का जवाब आप तैयारी शुरू करने के पहले अपने आप से ले लीजिए कि यार क्या आप इस बार पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करने को तैयार हो। अगर आप पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करने के लिए आप रेडी नहीं हो, तो यार फिर आप मत करो तैयारी। मैं आपको बार बार कहता हूं, क्यों यार अपने यूथ के दिन आप खराब कर रहे हो? जाओ यार, कुछ मस्ती करो, नौकरियां करो, पैसे कमाओ, ऐश करो। क्या कर रहे हो यहां पे बैठ के पढ़ाई करके? अगर आप सीरियसनेस के साथ तैयारी नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टैंड अ चांस। लेट मी बी वेरी क्लियर। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाफ हार्टेड, आधी अधूरी तैयारी के साथ यह एग्जाम निकल सकता है, तो बेटा ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं जो रात दिन जाग के पूरी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं और उनका भी नहीं होता है। तो हाफ हार्टेड तैयारी के साथ आपका हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर आपने लास्ट ईयर हाफ हार्टेड तैयारी करी भी है, कोई बात नहीं। इस बार आप पूरे डिवोशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करना चाहते हो या नहीं, यह डिसीजन आप लो। ये आप अपने आप से पूछ लो। और अगर आप नहीं करना चाहते हो इस बार भी तैयारी, आपको लगता है इस बार भी ऐसी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर चिल करेंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो यार मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हो? फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। फिर आप, ठीक है, फिर आप जो है अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, अपने परिवार वालों को बेवकूफ बना रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। आप अपने 2-4 साल खराब करोगे, फिर आप कहीं जॉब मार्केट में भटकोगे कि भाई मुझे कुछ काम करना है। ये याद रखिए। तो ये गंभीरता जो है, अगर आप श्योर नहीं है तो आप कुछ और कीजिए। ये बहुत क्लियर है इस बात को लेके मैं। अगर आप में श्योरिटी नहीं है तो आप इसको लेकर कुछ और कीजिए। यार ये बात याद रखो कि जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। जो समय के बारे में सबसे अच्छा एक कोट है, वो ये है कि द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज दैट इट चेंजेस, इट नेवर रिमेन्स द सेम। तो अच्छा समय है, उसके लिए भी आदमी को बहुत खुश नहीं होना चाहिए, वो भी बदल जाएगा। कभी खराब समय भी आएगा। खराब समय है, उसके लिए भी बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, वो भी बदल जाएगा। कभी अच्छा समय भी आएगा। तो समय जो है वो हमेशा बदलता रहता है। बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। आप युवा हैं,
आपके पास अवसर है, आप पढ़े लिखे हैं, और इसके अलावा कोई भी परीक्षा जो होती है वो आपको जीवन के जो मौके हैं वो व्यर्थ करने के लायक नहीं होती। ये मत सोचिएगा कि आप वर्थलेस हो गए क्योंकि आपका यूपीएससी नहीं निकला, आपकी कोई वर्थ नहीं रही। ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अगर आपने अच्छे से ढंग से यूपीएससी की तैयारी की है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कम से कम 10 गुना हो गई है। यानी कि आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, आप किसी भी मैनेजमेंट स्कूल में, किसी भी आईआईएम में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो आपको बहुत हाईली वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यार इस बच्चे को आम बच्चों से 10 गुना ज्यादा इतिहास आता है, भूगोल आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, करंट अफेयर्स आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, सब कुछ इसको आम बच्चों से 10 गुना ज्यादा आता है। तो ऐसे कैंडिडेट को कोई भी कंपनी लेना चाहती है। मैंने, जब मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, मैंने आई थिंक 4 जगह इंटरव्यू दिया था और चारों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने फिर एक जगह चूज की कि यार यहां चलते हैं, ये जगह सबसे अच्छी लग रही है, ठीक है। तो और मैं अभी तक बोलता हूं कि ठीक है, मैं यूपीएससी में मैं सफल नहीं हो पाया, मैं चयनित नहीं हो पाया, लेकिन अभी तक मैं हमेशा अपने परिवार वालों को मजाक मजाक में कहता हूं ये बात कि आज तक मैं उस तैयारी का ही खा रहा हूं, कि अभी तक जो भी मैंने किया जीवन में सब उस तैयारी के आधार पर ही किया। अब तो चलिए मैं डायरेक्टली तैयारी करा रहा हूं, उसके पहले भी मैं जो काम करता था, करंट अफेयर से जुड़े हुए वर्कशॉप्स कराता था वगैरह वगैरह, कुछ कुछ काम मैं दूसरे करता था, वो सारे के सारे उसी तैयारी से जो नॉलेज इकट्ठी की उसके आधार पे थे। तो ये तैयारी जो है आपको बहुत एक अच्छा इंडिविजुअल बनाती है, बहुत अच्छा इंसान बनाती है, बहुत समझदार, बहुत प्लान्ड इंसान बनाती है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार साल खराब हो गए, टाइम खराब हो गया, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, नहीं सफल हुआ, आगे क्या करना है ये बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना चाहिए। तो अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह की इंस्टीट्यूशनल हेल्प चाहिए, आपको संस्थागत हेल्प चाहिए, खुद से आपसे तैयारी अब नहीं हो पाई, या जहां से भी आपने पढ़ा वहां से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, तो मैं आपको बता ही देता हूं, स्टडी IQ IAS जो है वो आपके लिए P2I बैचेस लेकर आया है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस होते हैं 2024 के लिए, अगले साल के लिए। ये आपके लिए इंग्लिश में भी है, जो मिक्स लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, इंग्लिश भाषा में भी है जो पूरी तरह से प्योर इंग्लिश में होता है, और हिंदी में भी है जो पूरी तरह से हिंदी भाषा में होता है। ये बैचेस जो हैं ये आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तरह से एक समृद्ध तैयारी कराएंगे, बहुत ही रिच तैयारी कराते हैं। और अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली में बुला के स्टडी IQ IAS के सेंटर पर रखा जाता है और आपकी मेंस की रेसिडेंशियल तैयारी कराई जाती है, जिसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाते, यानी कि आपका रहना, खाना, स्टे, पढ़ाई वगैरह सब वहीं पर इसी खर्चे में किया जाता है। तो 19 तारीख से हमारा इसका बैच शुरू हो रहा है, आपके पास सोचने के लिए पर्याप्त समय है। 6 तारीख से शाम को इसका क्लास होगा। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आप मात्र 30,000 रुपए में, यानी कि 29,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर आप P2I नहीं चाहते, एक नॉर्मल फाउंडेशन बैच चाहते हैं, तो एक फाउंडेशन कोर्स हमारा जो है हिंदी भाषा का, अगर आप हिंदी में हैं तो फाउंडेशन का बैच हमारा शुरू हो चुका है, 2 क्लास उसकी हो चुकी हैं। तो आप AJ लाइव कोड लगा के मात्र 17,499 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। अगर आप अपने आगे के पाथ के बारे में मेरे साथ कोई चर्चा करना चाहते हैं तो ये मेरे साथ संपर्क करने के तरीके हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन UPSC गाइडेंस, इंस्टाग्राम पे मैं atul_UPSC से हूं, और मेरा ईमेल ID है atul.jain@studyiq.com। ठीक है, तो अगर आप किसी प्रकार की चर्चा करना चाहते हैं अपने भविष्य के मार्ग के बारे में कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो संपर्क करने में बिल्कुल भी झिझकिए मत, बिल्कुल पूरी तरह से आप संपर्क कीजिए। मैं जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना मैं कर सकता हूं उतना आपका साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो याद रखिए, लाइफ चलती रहती है यार, ये उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। समझदार व्यक्ति वो होता है जो इन उतार चढ़ावों के साथ ठीक से नेगोशिएट करके अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनेंगे, और इस रास्ते को चुनने में अगर किसी भी तरह से आपकी, मैं या स्टडी IQ IAS सहायता कर सकता है तो बिल्कुल भी आप इसमें झिझकिएगा मत हमारी सहायता को लेने। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।